कहना प्रस्तावनी था नॉवेल लास्ट एपिसोड। सास वो उसके बिस्तर में लेटी रो रही थी। वो दरवाज़ा खोल के बड़ी लहक में पुकारने लगा, लेकिन वो रोए जा रही थी। यार तुम ऐसे ना रो, तुम्हें पता है ना मुझे कुछ होता है जब तुम रोती हो। वो उसके पास बैठ कर उसके चेहरे पर से कंबल हटा गया। नहीं, आपको सुकून मिलता है मैं रोती हूँ तो? वो बोली जबकि गुस्से से उसे घूरने मिलेगी, और फिर आंखों पर हाथ रखकर रोने लग गई। ऐसे बहुत प्यारी लगती हो रोती हुई। बह बह करती गाय बन गई हो तुम अब। दूर हो थोड़ा सा, उसने कहा जबकि वो करवट मोड़ गई। सर तक कंबल तान लिया। उसकी खुशबू उस बिस्तर में भी थी और पहलू में भी वो खुद थी था। मैं तैयार हुआ था। यार तुम मान ही नहीं रही। वो शीशे में अपना अक्स देखता, अपने बालों में हाथ फेरता, खुद ही अपने हुस्न को सिराता बोला था, दूर हटे मुझसे। वो बढ़ गई। अब मैं तैयार उनसे मैंने मान जाना था? वो बिगड़ के बोली। शोकियाँ मार रहा था वो बिला वजह। हाँ, इतना हैंडसम हो। मैं अच्छा खासा। खैर वो उसके पहलू में लेटा, उसको अपने कब्जे में कर लिया, यहाँ तक कि सांस हिल भी नहीं पा रही थी। नाराज अभी थी, प्लीज़ मान जाए। आई लव यू ना, तुम जानती हो ना। उसके गाल पे प्यार करता बोला। आपके भरोसा नहीं है मुझे दोबारा छोड़ जाए, दोबारा मुझे दुनिया के हवाले कर जाए तो मैं अकेली ही रह लूँ। अब मेरा बेटा है, ये पूछेगा आपसे। वो उसे दूर करने लगी। मेरा भी तो है। तुम तो ऐसे उस पर काबिज हुई हो जैसे बस तुम्हारा ही हो। अपनी अम्मी के पास से लाई थी क्या? वो बोला जबकि सास ने उसे घूर कर देखा। बहुत अच्छी बात है, इल्ज़ाम भी लगा दिया मुझ पर। नहीं नहीं, मनाने की बजाय सब उल्टा हो रहा था। ओके सॉरी। बेटा भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा, और ये दिल भी तुम्हारा। वो सीधा होकर बैठ गया जबकि सास भी खुद सीधी हुई थी। उमर ने उसकी उसके हाथ पकड़ लिए। तुमसे पहले मुझे कोई नहीं जानता, मैं डर गया था। ये मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा बाप वाकई इतना बड़ा, इतना बुरा। शायद मैंने अभी उनसे एक्सपेक्टेशन बांध दी थी। शायद मैं उनसे अभी मोहब्बत का ख्वाबा था। शायद ये सोच के वो बद किरदार तो नहीं, कुछ समझ नहीं आई दुनिया की नज़र। इस वक्त सह ना पाता कि जानता था सबको, सब कुछ पता है। मैं बहुत हो जाना चाहता था। हाँ, मेरी गलती है कि तुम्हें अपने साले चाहता, लेकिन अगर तुम्हें अपने साले चाहता तो दोबारा कभी वापस ना आता। और शाह के साथ रहना मेरी कमज़ोरी है, मेरी आदत है। मैं उनके अंदर वो सब देखता हूँ जो अपने माँ बाप से चाहता था। एक एक बच्चे की ख्वाहिश एक सिर्फ इतनी होती है कि उसके माँ बाप एक साथ रहें और वो उसे मोहब्बत करे। बस यही ख्वाहिश उसके माँ बाप पूरी नहीं कर सके। इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। शायद गलत था जिससे भागा, शायद नाराज़गी थी। मैं अपनी माँ की मौत की वजह भी नहीं जानता था। मैं चाहता तो सब कुछ बदल देता, शायद उन्हें आखिरी वक्त में सहारा देता, लेकिन मैं बदसन ही रहा क्योंकि उनका नाम मेरे अंदर आग भड़कता था और वो आग मेरे दिल को जलाती थी। सास, मैं औरत का वो रूप देखकर आया था तुम्हारे पास जिस रूप से मुझे सिर्फ और मतलबी और जिस्म परस्त लगती थी। एक छोटे से बच्चे के प्रिंसिपल उसे पकड़ के ये कहीं अपनी माँ से एक रात का रेट पूछ कर बताओ। तुम्हें क्या लगता है वो जख्म जो मैं सीने पे सहता आया हूँ वो आसान थे? वो उन जख्मों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं सास, जो तुम्हारे भाई ने सही। अगर मैं ये सोचूं कि ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं है, क्यों नहीं है? मुझे आसान और सहल ज़िंदगी चाहिए, इज़्ज़तदार माँ बाप और उनकी मोहब्बत भले झोंपड़ी में मिलती। बहुत देर से पता चला जिस इमारत पर रोज़ सोता हूँ उठता हूँ मेरी माँ के वजूद की कीमत है। फिर इतना वजन हो गया, उनके बाद से भी घिन आती थी। फिर मुझे वो मौलवी ज़्यादा बेहतर लगा जो कम अज़ कम मस्जिद का इमाम था, लेकिन लोग मेरा मजाक बनाते थे। तभी मैंने शराब पीना शुरू कर दी। सब ने कहा मैं तुम्हारा गम हल्का कर सकता हूँ, और मुझे अगर उस वक्त वो ये भी कहता कि तुम्हें छत से नीचे धक्का दूंगा तुम मर जाओगे तो गम हल्का हो जाएगा, मैं उस वक्त ये भी करने पर तैयार हो जाता। लेकिन उसने हाथ में बोतल थमा दी और बस फिर बोतल सब कुछ लगी, दुनिया से दूर ले जाती थी। बेड के ताने, उनकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती थी। तभी हर वक्त नशे में रहने का तय कर लिया था। माँ बाप कीमती होते हैं ना। वो उसका हाथ थाम कर पूछ रहा था, बस यहाँ सास का बस नहीं चलता था। वो सीना चीर के उसे खुद में बसा ले, छुपा ले। वो इतना एहसास था मर्द होकर भी। सास ने सर हिलाया। तो मुझे ऐसे माँ बाप मिले क्यों नहीं जिन्हें मैं कीमती समझता? मेरे ख्वाब वाकई ख्वाब थे और रह गए। नहीं उमर, हम अपने बच्चे को वैसी मोहब्बत देंगे जैसे आप सोचते हैं, बिल्कुल वैसी। वो उसका चेहरा थाम गई। और अब देखिए अपने इर्द गिर्द कितनी मोहब्बतें शाह आपसे कितनी बेलोस मोहब्बत करते हैं कि आपके लिए तो अपनी बेटी को छोड़ दिया जिसको वो किसी को देने को तैयार नहीं थे। इतनी मोहब्बत कि आपकी नाजायज़ को भी जायज़ कहते हैं। और फिर ईज़ा और सोहा वो कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे, और मैं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो उसे देखने लगा। आपको शक है? तुम नाराज़ हो जाती हो, मान कर ही नहीं देती। मुंह बना गया। अपनी अपनी हरकतें देखिए, हर वक्त मुझे तंग करते हैं। उमर, आप आधे से बोली। मैं तो ऐसा ही मोहब्बत करने से पहले सोचना था। वो उसकी दोनों हथेलियाँ चूम गया। आई एम सॉरी, मैं वाकई गलत था, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो शर्मिंदा सा हुआ, सांस निगाह झुका गई। अरनब भाई ने मुझे बहुत जिद किया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो अच्छे इंसान नहीं है, वो उसे बताने लगी जबकि उमर पहले से ही सब जानता था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी है। वो कल मेरे पास आया था और सिर्फ तुम्हें तंग करने पर माफ़ी कर मांग कर ये कह गया कि मेरे बाप को मारने का हिसाब किताब तुमसे आखिरत में लूँगा। सास का दिल जैसे पताल में जा गिरा। उमर, अब क्या होगा? क्या होना है? कुछ भी नहीं। मुझे मौलवी शिवा को मार देने का
रति भी अफ़सोस नहीं, अगर वो ना मरता तो वो कई लोगों को मार देता, मुझे मार देता और अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मार देता। ज़रूरी नहीं नेक पर्दा लिबाते में नेक रूह हो, और ज़रूरी नहीं शराबी बदल नहीं सकता। मुझे मेरा अल्लाह उस कत्ल पे माफ़ कर देगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है, और जब तक उम्मीद है मैं तब तक हारने का सोचूंगा नहीं। वो खामोश हो गई थी। इतनी लंबी तकरीर का कोई असर तो झुकाओ मेरी जान, माफ़ कर दो इस बंधना चीज़ को, वो थक कर बोला जबकि सास हल्का सा मुस्कुरा दी। उमर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। बस मुझे पता है जिस दिन तुम मेरे कब्जे में आ गई उस दिन तुम्हें पटाना कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल तो मुझे यूनिवर्सिटी में हुई थी। उफ़, अलिशबा को पटाना दुनिया का अनोखा काम था। क्या कुछ नहीं किया था मैं। एकदम जैसे वो अपनी हसीन ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और सास की जानिब देखा जो बिना किसी ताज्जुब के उसे देख रही थी। उमर, उमर आप बहुत बुरे हैं, क्या चीज़ हैं आप। उसने सारे क्वेश्चन उस पर फेंकना शुरू कर दिए जबकि वो एकदम उड़कर दूर हुआ। जस्ट सॉरी यार, तुम जिन बन जाती हो 2 मिनट में, वो चिल्लाया जबकि सास का बस नहीं चला। उसके बाल खींच लिए। देखो भी, फिर से नाराज़ ना होना। आओ मैं अपने लड्डू को पारा करूँ, ठंडा हो जाएगा। उसके नज़दीक आया, हट जाए आप, अच्छे इंसान हो ही नहीं। वो उठ कर जाने लगी जबकि उसने उसे पकड़ लिया। तुम्हें किसने कहा है मैं अच्छा हूँ? शराबे से मोहब्बत की तुमने, ठरक तो तुम्हारे अंदर भी थी। वो आँख दबाता हंसी सब करता उसको बाहों में भर किया जबकि सांस उसके सीने से लगकर जैसे सब भुला गई थी। सुकून अंदर तक उतर गया। उमर ने उसके सर पर प्यार किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। बहुत थका-थका सा बोला था, बहुत आराम से कह देता था वो ये सब, लेकिन सास ने आज तक नहीं कहा था और उमर को कभी इस चीज़ की ज़रूरत भी ना पड़ी थी। वो आँखें मूंदे उससे खुद में समाये खड़ा था जबकि सास ने उसके सीने पे हल्का सा प्यार किया और सुर्ख हो गई जबकि उमर ने दूर होकर उसे देखकर लाल सुर्ख हो रहा था उसका चेहरा शर्म से। उमर ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसके होंठों को वो अपनी खुद में परवस्त करता कि सास ने घबरा के कदम दूर के नीचे सब वेट कर रहे हैं। वो याद दिलाने लगी, पिछले 8-7 माह से मैं वेट कर रहा हूँ। 4 माह मैं दूर रहा तो 4 माह तुमने सजा दी है। मुझे अब रुकने का जवाब नहीं है। उसके भारी वजह को खींचकर वो अपने नज़दीक करता, उसके खुश्क होंठों को छूता, उसे अपना गहरे सांस लाता, उसके अंदर तक जैसे रूह तक को महका गया था। सास उसकी गर्दन में बाजू हायल करके जबकि उम्र भी खुद ही में ऐसा खोया कि सांस ना रहा। इर्द गिर्द का नशीली थी काफ़ी उसकी बीवी, दोनों की आंखें बंद थी। इंसानों सांसों की बेहंगामी की आवाज़ दिल की जज्बात को भड़का रही थी। अंदर बेचैनी थी और ये बेचैनी गहरी मोहब्बत की गवाह थी। सास की सांसें बहुत बोलती थी। वो उम्र से दूर हटी और ठक उसके शाने पर सर रख गया। बस इतने में ही थक गई। उसकी कमर पे अपनी उंगलियों से रक्स करते वो सवाल करने लगा जबकि सास लबों पर हाथ रखती मजीद खुद में हिम्मत ना पाती बेड पर बैठ की। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना है आज मैंने तुम्हारे साथ। क्यों? सास समझी नहीं। ये वहीं जाकर पता चलेगा। मेरा बच्चा बहुत अपने खैर बना चुका है। वो आंख दबाता उसके गाल पर जोर से प्यार करता, साइड टेबल से टिश्यू उठा गया। अपना होंठ साफ करते हुए वो उसे नीचे आने का कह गया था जबकि खुद चला गया था। सास ने गहरा सांस भरा। ये कमरा शायद उसका पसंदीदा था। यहाँ उमर क़याम था और हर जगह उसका एहसास, उसका ख्याल था। वो मुस्कुराए कि लबों पर उसका लम्स अभी भी है। वो उठी, अपनी पहली हुई हल्की सी लिपस्टिक साफ की। अब नीचे जाना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन एक निगाह कमरे में दौड़ाई तो प्लान को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ये तो कमरा नहीं उसकी लॉन्ड्री लग रही थी। हर तरफ कपड़े थे। वो नफे में सिर डालते उसका सामान समेटने लगी। सास पिछले 2 दिन से उसे मालूम नहीं कौन सा शौक हो गया था, बार बार एक ही बात कह रहा था, डॉक्टर के पास चलना है। मैं भी होकर आई हूँ। उमर बना समझी से कमर पर हाथ रखती, कमर सीधी करती पूछने लगी। लॉन में वो वॉक कर रही थी जबकि उमर साहब सुकून से अपने इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें रख के खा रहा था और सास तो आजकल जो खाती थी बाहर ही उलटती थी। तो मैं एक बात कह रहा हूँ समझ ही नहीं आती, वो ज़रा खफीकी से बोला और उसके मुंह में फोर्स दे दिए। मुझे नहीं। कभी उसकी तो कभी मानता ही नहीं था। उसके मुंह में देखकर वो उसकी रोने वाली शक्ल पर प्यार करता दोबारा बैठ गया। एक बच्चा नहीं समझ रहा, आगे क्या करोगी? नहीं बस अब मज़ीद नहीं। मैं इसी में थक गई हूँ। साहब उसके पहलू में बैठी हुई लंबे लंबे सांस लेती बोली, हेलो एक्सक्यूज़ मी, कमर का स्लोप नहीं। मुझे कम से कम भी 8-7 बच्चे चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है। वो उसे ऊपर से फ्रूट देता बोला और वो उसे फिर से फ्रूट देता बोला। सास एक से ही आजी सी वो नफ़ी में सर हिलाती खड़ी होगी। अब ख्वाब देखे मैं जा रही हूँ, सोच रहा हूँ 4 शादियाँ कर लूँ, 8-7 तुमसे, 8-7 किसी और से, फिर इसी तरह अपना एक खानदान बनाऊंगा। वो वजह से बोला। सास ने गुस्से से झुककर एक गमला उठा लिया। या अल्लाह, उमर फ़ौरन पीछे हटा। करें किसी से शादी करेंगे आप? हाँ, वो आग बबूला होती वाकई उसकी सर पर ही गमला फोड़ देती। मालूम नहीं उसे चैन क्यों नहीं आता था। ज़रा भी जो उसे तंग करने से भाग आता। बहुत अच्छी बात है, फाड़ दो सर इसका। पीछे से आती भद्दे की आवाज़ पर सास ज़रा शर्मिंदा सी हुई। हाँ चले कटे लोग आगे। और ये जो हनीमून का प्लान है ना, बता खुदा की कसम मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा। शराफत से ये नहीं रो।
मैं बता ही नहीं रहा कहाँ जा रहा हूँ, जो मर्ज़ी कर लो। सुहा भी बदर की आवाज़ सुन के बाहर आ गई। उमर को खुसूसी प्रॉब्लम थी उन दोनों के जाने पर। सुहा पे अपनी हँसी रोक गई। वो दोनों सिर्फ़ एक दूसरे से लड़ते थे। उमर कँपता था इन दोनों बहन-भाइयों को ज़िद करने पर। ये गलत है। वो मुँह बना के सास को देखने लगा। आपको शर्म नहीं आ रही? सास ने ज़रा घूरा। उमर सर चटक गया। फिर मैं भी जाऊँगा। बच्चे हैं ना, आप तो चुप हो जाएँ, वो बोली। उमर ने उसे घूरा, फिर बदर को देखने लगा। जो तहैया कर चुका था, वो जाएगा। उमर की जलसी पे बदल मज़े ले रहा था, जबकि वो दोनों हंस रहे थे। तभी वहाँ अरम भी आ गया। शादी करनी है मुझे, मेरे बारे में भी सोच लो ही कोई। वो नॉर्मल बोला था। गधों की शादी नहीं होती। उमर की ज़ुबान पे खुजली हुई, जबकि वो सब चिल्ला उठे थे। उमर ख़याम ही चुप गया सबको। मोटी, तुम्हें तो किसी दिन सीधा करता हूँ ना मैं। वो उठकर बिगड़ कर चला गया, जबकि पीछे वो सब मुस्कुरा दिए थे। अरम कुछ शर्मिंदा था, सास को देखने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। वो बदर और सोहा के सामने ही बोला था। सास कुछ नहीं बोली, जबकि सोहा और बदर अरम को ही देख रहे थे। अरम खामोश हो गया। सास बिना कुछ कहे अंदर चली गई, जबकि अरम गहरा सांस भर गया। बदर ने आगे बढ़कर उसका शाना थपथपाया। अगर कुछ सुधरने की कोशिश कर ही रहा है तो कोई तो उसका साथ देता। फिक्र ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल तुम्हारी ही तो शादी रहती है, धूमधाम से करेंगे। और मुस्कुराया। अरम भी मुस्कुरा दिया, जबकि सोहा हैरान थी। सिर्फ एक इंसान उनके घर में फसाद का सबब था कि उसके चले जाने के बाद सब ठीक होने लग गया था, लेकिन वो अपने बाप के लिए बहुत दुआएं करती थी। वो बात अधूरी छोड़ गया और सास फक चेहरे से उसको तो कभी मुस्कुराते हुए डॉक्टर को देखने लगी। यानी वो उसके लिए, वो इसलिए आना चाहता था। वो अस्तगफुरुल्लाह का विद करने लगी वो, जबकि डॉक्टर सर हिला गई। ओके फाइन एंड थैंक यू सो मच। जैसे डॉक्टर ने उम्र को काफ़ी बड़ी खुशी दी थी और वो बेसाख्ता उसकी जानिब हाथ बढ़ा गई, जबकि उमर ने भी लहकर थाम लिया। सास की जानिब एकदम उमर की निगाह उठी तो फ़ौरन हाथ खींचा और सास बाहर निकल गई। वो अचानक हो गया। उमर कन्फ्यूज़ सा हुआ, जबकि सास को इतना गुस्सा था कि एक मांगने वाली ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और सास ने उमर का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। ये फ्री है, मेरे पास ले जाएं आप इनको, कहकर वो गुस्से से गाड़ी में सवार हो गई। और इस मांगने वाली ने तो उमर का हाथ ही जकड़ लिया। उमर की शर्मिंदगी का लेवल ही बढ़ गया। हाथ छोड़ो मेरा, वो बिगड़ा, जबकि वो अपने दांत उसे दिखाने लगी। उमर ने 1000 का नोट थमा के उसे जान बचाई और गाड़ी में बैठते ही टिश्यू से हाथ साफ करके गाड़ी आगे बढ़ा गई, क्योंकि वो औरत अब अपने गैंग को ये कहानी सुना रही थी और सब उसकी जानिब भागती हुई आती, क्योंकि वो गाड़ी तेज़ी से बढ़ा गया। यार गलती होगी, इतनी सख्त सज़ा, वो पेशानी पर से पसीना साफ करता गाड़ी हल्के चलाता बोला, जबकि सास कुछ नहीं बोली, मुंह फुलाई बैठी थी। मुझे तो लगता है सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में बैठकर तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इतने नखरे हैं तुम्हारे अंदर। मेरे अंदर नखरे ही नहीं है, तभी आप ऐसी हरकतें करते हैं, कितने बुरे हैं आप। उसके शान पे मुक्का मार के, जबकि उमर अपना बाजू से लाने लगा। अब मैं कुछ कहूँगा तो तुम मुंह बना लोगी, इतनी ज़ोर से मारा है। हाँ, आप तो जैसे छुई हुई हैं, वो बोली और फिर बेसख्ता निकला दी। वो ऊपर हाथ रखे उमर गाड़ी रोक उसे देखने लगा। आपका चेहरा देखने वाला था जब उस मांगने वाली ने आपका हाथ अपने हाथ में जकड़ा। वो मजीद हंसने लगी। छोटा सा बेबी लग रहा है, जिसकी मम्मा उसे छोड़ के जा रही थी। और हंसते हुए उसकी जानिब देखने लगी। उमर मुस्कुराती निगाहों से उसे ही देख रहा था, जबकि सास कुछ शर्मा सी गई। उसने उसे बाजू में भरा और उसके गालों को चूम लिया। तुम तो हंसती भी कमाल लगती हो, वो बोला, जबकि सास के चेहरे पे कोसे कज़ा के रंग से फैल गए। उमर को लगता था जब उसे सीने में बढ़ते तो उसका सीना जैसे ठंडा हो जाता था। देर वो उसे यूं ही लगाए बैठा रहा। सास भी पुरसकून थी। चल चलते हैं कहीं दूर, तुम्हारा भाई क्या समझता है, वो ही जाएगा हनीमून पर। कुछ दिन की बात है, आप इतने उतावले क्यों हैं हो रही हैं? वो ज़रा शर्मा सी गई। ये तो मेरी बेउतावलियों की इंतहा तुम्हें अच्छे से बताएगी कि मेरे अंदर क्या है। फिलहाल मेरा घर जाने का प्लान नहीं, बुरी बात है, उन लोगों ने जाना है और अरब भाई की शादी भी फाइनल हो गई है। ऐसे ना करें, अब तो और मज़ा आएगा। वो आंख दबा गया। सास के पास कोई इलाज नहीं था उसका। इस वक्त वो इस्लामाबाद के मशहूर होटल में थी। सास को इल्म ही नहीं था उमर उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किए हुए था। और जैसे ही रूम में दाखिल हुए तो फूलों की महक ने शानदार इस्तकबाल किया। वो शूज़ उतार कर ठंडी फूलों की पत्तियों पर चलती हुई आगे खुद ही बढ़ गई। उसके लबों पर अपने आप मुस्कान फैल गई। वो मुड़कर उसे देखने लगा, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था, जबकि रूम लॉक कर चुका था। उसने कमरे की लाइट्स को डिम कर दिया। माहौल में खुद ब खुद भारीपन सा उतरा और उमर खयाम ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। सास के दिल पर जैसे पड़ रहे थे। बहुत दिनों बाद वो यूं उसके रूबरू था। उसकी बेचैनी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। सास ने 2 कदम दूर लिया और कदमों
کو دور لیتی وہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود پر ایک کپکپی سی طاری کر دی اور اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کو پانی نے چھوا ہے۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہاں پھول تھا جس کے بے حد نزدیک تھی وہ چھوٹا سا تھا، کافی خوبصورت، اور سامنے سے اسی جانب قدم بڑھاتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ ٹھنڈی ہوا اور پورے چاند کی روشنی نے ان دونوں پر اپنا پورا اثر چھوڑ دیا۔ جب وہ دونوں چاند کی روشنی میں پھول کے نزدیک کھڑے تھے، پانی ان کے پاؤں کے قریب ایسا ایسا لپک رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ عمر کی نظروں نے اس کی نظروں کو چرانے کی کوشش کی تھی، یہ بہت مختلف تھا، جیسے وہ کوئی نویلی دلہن کی طرح اس سے شرما رہی ہو۔ ہوا ارد گرد بوجھل بھاری پن بڑھا رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، معلوم نہیں کیوں، کچھ کہنا چاہتی ہو یا گھبرا رہی ہو۔ اس کے کان کے پیچھے ایک تارنما چیز بھی تھی، سانس کے وجود پہ عجیب احساس طاری تھا، وہ ہلکے ہلکے کانپنے لگی تھی، جبکہ وہ اسے مزید کنفیوز کرنے کو اپنے انگوٹھی کی مدد اس کے چہرے پہ ایک سطر کھینچ گیا، جیسے ایک فصیح وہم ہوا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، ساس کا دل ایک دھڑک کے ساتھ رک گیا، جیسے وہ اس کے چہرے کے قریب ہونے کے لیے جھکا، اس کے ہونٹوں کو نرمی سے خود میں بھر لیا۔ ان کے آس پاس کی دنیا ان کے لیے پگھل گئی تھی، صرف ان دونوں کو چھوڑ کر وہ ایک لمحے میں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ عمر کی شدت ان کے اندر جذبات کی بے چینی کو باشکست کر رہی تھی۔ وہ اس کی طبیعت کا احساس کرتے ہوئے نرمی سے دوبارہ لبوں کی تلاش میں مسکراہٹ تھی، اور ساس پریشان سے خود کو سنبھالنے کی مبہم سی کوشش میں تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے، چاند کی روشنی میں نہائے پانی ان کے قدموں کے قریب بار بار آ رہا تھا، اور سردی کا احساس بھی بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے قریب آ گیا، اس کی آنکھیں ساس کو بھی اسی مدہوشی میں قید کر رہی تھی جس میں عمر قیام تھا۔ اس نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے ڈالا، اس کی انگلیاں اس کے چہرے کو چھوتیں، وہ اس کے قریب آ گیا، اور ان کے آس پاس کی دنیا ختم ہو گئی، صرف وہ دونوں باقی رہ گئے۔ اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز جذباتی تھی، میں اتنے عرصے سے یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسکرائی، اس کی آنکھیں اس پر جم گئی، اس کی مسکراہٹ نے عمر خیام کو سب کا ہر بندھن توڑنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جھکا اور اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ ساس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی ہوئی، وہ اسے لیے اندر آ گیا۔ پھولوں کی خوشبو نے ایک بار پھر بوجھل پن سا بھر دیا، پہلے یہ سب مختلف اور انوکھا لگ رہا تھا۔ عمر نے اس کی طبیعت کا احساس کرتے دروازے بند کر دیا تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا نہ آئے۔ جب اس نے اسے بستر پہ لٹا دیا تو کمبل کی نرمی نے ساس کو لپیٹ لیا، وہ احساس بھی کر رہا تھا اور خود کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل مسکرا رہی تھی، وہ خود بھی اس کے پیروں میں لیٹ گیا، اس کے ہونٹ اس کے کان سے سرگوشی کر رہے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، یہ بات معلوم ہے مجھے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ عمر نے آئی برو جھکائی، مغرور ہو رہی ہے، وہ اس کی ناک کھینچ گیا۔ آپ نے کی ہے، ایسے کہہ کے، جبکہ عمر کی انگلیاں اس کے بازو پہ ناچ رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے پھر اس کی سانسوں کو چھوا، باہر کی دنیا پگھل گئی، وقت ساکت کر رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں گم ہو گئے۔ عمر نے اسے اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی کمر پہ محسوس کیا، اس کے ہونٹ اس کے خلاف ٹکرا گئے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپی تھی، اس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے پاگل کر رہی ہو تم، شاید اس حالت میں پہلے سے بھی زیادہ، وہ خماری میں بولا۔ ساس کی دھڑکنیں کمرے میں بڑی واضح گونج کے ساتھ تھیں، اس کے ہاتھ آزادانہ طور پہ گھوم رہے تھے، وہ آہستگی سے لب دبا کے اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ وہ فاؤنڈیشن سے چھپانے کی کوشش میں تھی، وہ سب جو اسے عمر تحفے سمجھ کے دے رہا تھا روز کے روز۔ اس دن بھی اسے سوہا کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ پھر پارلر والی نے تو کہہ بھی دیا تھا، آپ کے شوہر کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ وہ شرم سے دوری ہو گئی تھی، اور آج باراتی عرب کی وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں تھی۔ بابو پارلر نہیں گئی تو کیا ٹا لگا رہی ہو خود سے؟ وہ پیچھے سے اسے بازوں کے حلقے میں لے کر اس کے شانے پر ٹھوڑی رکھ کے آئینے میں اس کا عکس دیکھتا سوال کرنے لگا۔ عمر، تھکا دیا آپ نے مجھے، یہ سب بھی خود کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ رونے والی ہوئی ہے کیوں روئے جا رہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ مڑ گیا۔ آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں، ہاں نا، میری محبت کے ہیں میری جان۔ عمر، وہ پاؤں پٹک گئی۔ سب مذاق بناتے ہیں میرا کہ تم ہر وقت اسی کام میں لگی رہتی ہو۔ ایزا، سوا، بھابھی، ثنا، وہ منہ بنا گئی جبکہ گال پر آنسو بھی گر گیا۔ اب اس معصومیت پہ عمر قیام جان بھی دے دے کم نہیں ہے، وہ کہہ کر لگاتا ہنسا اور سانس کو سینے میں بھر لیا۔ میں پوچھتا ہوں ان سب سے کیا پرابلم ہے، کیوں تنگ کرتی ہے؟ اچھا، آپ خود نہیں رکیں گے کبھی نہیں؟ وہ سرگوشی کر گیا۔ دور ہو جائے مجھ سے، وہ چڑھ کر بولی، جبکہ عمر کی ہنسی کمرے میں گونج گئی۔ ڈیڈ شدت سے رو رہے تھے، وہ اس کی پکار پر انہوں نے اپنے زخمی ہاتھ آگے بڑھائے۔ عمر، مجھے بچاؤ، وہ اتنا کہنا تھا۔ عمر ایک دم اٹھ بیٹھا، یہ خواب اسے بہت وقت سے آ رہے تھے، پہلے وہ اگنور کرتا جا رہا تھا، لیکن اب ان خوابوں میں شدت بڑھ گئی تھی۔ اس نے ساس کی جانب دیکھا، وہ پیٹ موڑے سو رہی تھی، ڈاکٹر نے 2 دن تک ٹائم دیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھی، ڈر رہی تھی، اور بہت دیر بعد سوئی تھی۔ عمر اس کے پہلو سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسے کوئی شدت سے روتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں
आया और उसने डैड के कमरे में झाँका। दीजान तड़प कर रो रही थी। वो आज तक उनसे मुखातिब नहीं हुआ था। किस लगता उसके कदम उनकी तरफ उठे और वो उनके सामने बैठ गया। उन्होंने हाथ हटाए और उमर की जानिब देखा। आंसुओं से तर था उनका चेहरा। अपने आंसू पहुँच गया वो खामोश हो गई। तुम्हारे अब्बू आते हैं ख्वाब में, परेशान करते हैं, कहते हैं मुझे बचाओ। कैसे बचाऊँ मैं उन्हें? उमर की आंखें सुर्ख हो गई, पेशानी की रगें फूलने लगी। तुम इन्हें माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ के, जबकि उमर उनके सीने सिसकने पर पता नहीं कैसे उन्हें अपने बाजू में भर गया और वो बेतहाशा रो दी। माफ़ कर दो उन्हें उमर, मैं क्या करूँ? मुझे ये ख्वाब चैन नहीं लेने दे रहे। वो तड़प उठी, जबकि उमर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार किसी के सामने बच्चों की तरह रो रहा था। उन्होंने उसके आंसू साफ किए। क्या वो तुम्हारे ख्वाब में भी आते हैं? वो सर हिला गया। तुम माफ़ कर दो ना। वो बहुत प्यार से बोली थी। कर दिया, वो बोला। उन्होंने उसके आंसू साफ किए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा उमर, आप ही मुझे माफ़ कर दें। वो निगाहें उन पर डालता बोला। मैंने आप ये शौहर को मैंने तुम्हें अपने शौहर का खून माफ़ कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम नमाज़ पढ़ा करो। पढ़ता हूँ, लेकिन ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे, वो राज से बोला। अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, जब यहाँ से गया था शराब छोड़ी थी। ये ख्वाब मुझे तब से आते हैं और मैं तौबा कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा इंशाअल्लाह। उसके बाल भी खेर गई। एक दरख्वास्त थी बेटा तुमसे। जी। वो उठते उठते रुका। अरम छोटा है, उसे नफरत ना करना। कभी ना समझ है, वो बोली, जबकि वो उनकी जानिब देखता रहा कुछ देर, फिर सर हिला दिया। कल कोई ख़त्म कुरान खानी करवा लीजिएगा। वो बोलकर बाहर निकलने लगा कि वो फिर रोकी। तुम अपने अब्बू का कारोबार संभाल लो। इस बात में ज़रा तवक्कुफ़ ले गया। मैं दुकानदार तो नहीं लगता, वो बोला। तो वो हौले से मुस्कुराई। वो सर हिला गई। चलने कोशिश करूँगा, वो मान गया था। वो आगे बढ़ के उसकी पेशानी चूम गई। तुम्हारी माँ बहुत खुश नसीब है, बहुत बख्त वाले हो तुम, और देखना तुम्हारा बेटा भी बहुत बख्त वाला होगा। मैं बहुत दुआ करूँगी तुम्हारे लिए, तुम भी अपने लिए करना, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। वो बहुत मोहब्बत करता है अपने बंधु से। वो बोली तो वो सर हिला गया। इंशाअल्लाह, उसने कहा, जबकि बाहर निकल गया। सास वहीं खड़ी थी, आंखों में सुर्खी लिए उसे देखने लगी। चुहिया हो तुम, कहीं भी घुस जाती हो। वो ज़रा कन्फ्यूज सा हुआ, किसी को बताना नहीं चाहता था ये बात। वो आगे बढ़ी और उसके सीने से लगती गर्दन में झूल गई। कुछ तो शर्म करो, वो हमें देख लेंगी। उसे लिए दीवार की ऊँट में हुआ। अपनी शराब छोड़ दी। वो खुशियों से उसके गाल चूम गई। वाह भी मोटी, इतने तोहफे, इतनी सी बात पर मैं बहुत खुश हूँ। वो मुस्कुराई, जबकि उमर हंस दिया।